हेलो दोस्तों, हम लोगों ने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव देख लिया है। आज हम लोग मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देखेंगे। तो ये सारे साइंटिस्ट जो थे, ये अपना क्लासिफिकेशन देने के लिए, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए क्या करते थे, उनका रिएक्शंस करवा के उनके प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करते थे और जिन एलिमेंट्स का सिमिलर प्रॉपर्टी होता था उनको एक ग्रुप में रखने का काम करते थे। तो मेंडलीव ने क्या किया कि इन्होंने सारे एलिमेंट का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया। तो जो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिमिलर फॉर्मूला वाले ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे थे उनको सेम ग्रुप में रख दिया, और जो एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सिमिलर फॉर्मूला वाले हाइड्राइड प्रोड्यूस कर रहे थे उनको सेम ग्रुप में रख दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने अरेंजमेंट करना शुरू किया। तो अपने क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया। तो वही हम लोग देखते हैं। तो यही सारी बातें मैंने यहाँ पॉइंट टू पॉइंट नोट करके रखा है, इनको एक बार जल्दी से देखते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, और ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेते हैं और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बना लेते हैं। इसीलिए मेंडलीव ने सारे एलिमेंट को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया। उसके बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो सिमिलर फार्मूला देते थे, ये भी एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर होगा, जो सिमिलर फार्मूला देते थे और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके जो हाइड्राइड का सिमिलर फार्मूला देते थे उनको सेम ग्रुप में रखा। तो वही यहाँ है कि इफ सम एलिमेंट्स ऑफ ऑक्साइड हैविंग सेम जनरल फार्मूला देन दे विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, और उनको सेम ग्रुप में रख देते थे। और सही बात है कि जब कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के साथ सिमिलर, मान लीजिए कोई एलिमेंट 1 है M और कोई दूसरा एलिमेंट है N, तो ये दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और M जब रिएक्ट कर रहा है तो M2O दे रहा है, और N जब रिएक्ट कर रहा है तो N भी N2O दे रहा है। तो इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा, तभी तो सिमिलर वे में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसी तरह से मेंडलीव ने भी ऑब्जर्व किया। तो इसको अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, तो ये हम लोगों ने डोब्रेनर्स ट्रेड में भी देखा था कि इन तीनों का प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। तो यहाँ पे देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों ऑक्सीजन के साथ सिमिलर वे में रिएक्ट कर रहे हैं और सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे हैं। लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ये तीनों जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो Li2O, Na2O और K2O, यानी कि इसका जनरल फार्मूला हो गया R2O। यहाँ पे R जो है वो एलिमेंट या इन तीनों मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से यहाँ देखिए मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया गया तो MgO आया। वो सारे एलिमेंट जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके RO जनरल फार्मूला पे अपना ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे कैल्शियम का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया जाता तो CaO बना लेता। यहाँ पे Ca कैल्शियम एलिमेंट है, मेटल है, तो इसको R से रिप्रेजेंट कर दिया और ऑक्सीजन को O से। तो यहाँ पे देखिए RO जनरल फार्मूला पे ये चला गया। तो उसी तरह से बाकी सारे एलिमेंट जो Al2O3 पैटर्न पे अपना फार्मूला देते ऑक्साइड का, उनको एल्यूमिनियम के ग्रुप में रख दिया जाएगा। जो RO2 पैटर्न पे अपना ऑक्साइड देते उनको कार्बन के फैमिली में रख दिया जाएगा। जो R2O5 पैटर्न पे अपना ऑक्साइड देंगे उनको नाइट्रोजन फैमिली में रख दिया जाएगा। इसी तरह से RO3 वाले को सल्फर के फैमिली में और R2O7 वाले को क्लोरीन के फैमिली में रख दिया जाएगा, मतलब क्लोरीन वाले ग्रुप में रख दिया जाएगा। तो ये था कि मेंडलीव ने सारे एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया। तो उनका ऑक्साइड जब बना तो कुछ एलिमेंट्स के ऑक्साइड सिमिलर फार्मूला वाले आए। जैसे यहाँ पे देखिए ये 3 ऑक्साइड एकदम सिमिलर फार्मूला वाले आए, R2O पे गए तो इनको सेम ग्रुप में रख लिया। इसी तरह से उन्होंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के हाइड्राइड के साथ भी किया। फिर इन्होंने सभी एलिमेंट को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया। तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के बाद सभी एलिमेंट्स ने अपना अपना हाइड्राइड बनाया। तो कुछ हाइड्राइड जो थे वो सिमिलर फार्मूला वाले थे तो उनको सेम ग्रुप में रख दिया, क्योंकि उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम था, तभी तो हाइड्रोजन के साथ सेम वे में रिएक्ट किया है। जैसे यहाँ देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनका जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया गया तो इन सभी का हाइड्राइड बना। लिथियम का लिथियम हाइड्राइड, सोडियम का सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम का पोटेशियम हाइड्राइड, और ये RH जनरल फार्मूले पे गया है। उसी तरह से मैग्नीशियम का हाइड्राइड MgH2, कैल्शियम का हाइड्राइड हो जाता CaH2, तो वो भी इसी ग्रुप में आएगा। ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड है NH3, उसी तरह से फास्फोरस का PH3 होगा तो वो नाइट्रोजन वाले ग्रुप में आ जाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है
कि सम एलिमेंट फ्रॉम हाइड्राइड हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्मूला जो है ये RH की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा RH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा RH3। यहाँ पे जो हमारा मेन एलिमेंट है उसको R से रिप्रेजेंट किया गया और हाइड्रोजन जो है वो ऐसे ही H है। तो मेंडलीव ने क्या किया कि ऑक्साइड और हाइड्राइड का जो फॉर्मूला था उसको प्रॉपर्टी का आधार बनाया और उस आधार पे उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई करके अपना पीरियोडिक टेबल दिया। मेंडलीव टुक द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड फाउंड बाय द एलिमेंट्स एज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट फॉर देयर क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी मैं उनका पीरियोडिक टेबल दिखा के आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल किया। ये हमारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। इसमें जितने भी एलिमेंट का ऑक्साइड का फॉर्मूला इस जनरल फॉर्मूले पे गया R2O, उसको उन्होंने फर्स्ट ग्रुप में रख दिया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का H2O, लिथियम का L2O, सोडियम का N2O। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट्स इस जनरल फार्मूला पे गए। और हाइड्राइड का फार्मूला RH पे गया, LiH, NaH, KH, इस तरह से। उसी तरह से दूसरे ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनका ऑक्साइड का फार्मूला RO पे गया और हाइड्राइड का फार्मूला RH2 पे गया। जैसे ऑक्साइड देखें तो BeO, MgO, CaO, हाइड्राइड देखें तो BeH2, MgH2, CaH2, इस तरह से। तो इसी तरह से उन्होंने सारे एलिमेंट को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा के उनका ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला जनरल फार्मूला से मैच करवा के ग्रुप में रख दिया। इससे क्या हुआ, एक बेसिक प्रॉपर्टी का आइडिया लग गया, क्योंकि जिनका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा वही तो सिमिलर वे में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये उनका बेसिस था। अब ये तो हो गई एक्सपेरिमेंट की बात। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने जब अरेंज किया तो क्या पैटर्न मिला, एक सिंपल सा पैटर्न भी तो ढूंढते थे। जैसे डोब्रेनर ने एक पैटर्न ढूंढा था कि 3 एलिमेंट का एक ट्रेड लेते हैं, फिर टर्मिनल वाले के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन लेने पे बीच वाले का बराबर हो जाता था। उसी प्रकार से न्यूलैंड को एक पैटर्न दिखा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में जब अरेंज करेंगे तो हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के सिमिलर हो जाएगा। उसी प्रकार मेंडलीव को क्या दिखा, तो वो अब हम लोग देखते हैं। तो मेंडलीव को जो पैटर्न दिखा वो न्यूलैंड के काफ़ी सिमिलर था, क्योंकि कोई भी जब नेक्स्ट थ्योरी आती है तो वो प्रीवियस थ्योरी के लिमिटेशन को दूर करने के लिए आती है। तो उसी प्रकार मेंडलीव का जो थ्योरी था, मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था, वो न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव के लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए आया था। तो मेंडलीव ने भी सेम बात बोला कि जब हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेज, तो एलिमेंट अपना प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद। लेकिन वो इंटरवल कितने का होगा, जैसे न्यूलैंड ने बोल दिया था कि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से मैच करेगा, यानी कि 7 के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होने लगेगा। ऐसा कुछ रेगुलर इंटरवल नहीं दिया इन्होंने। मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट थे। ए रशियन साइंटिस्ट Mendeleev found that when elements are arranged in order of increasing atomic masses, the element with similar properties occur at regular interval। लेकिन कितने का इंटरवल होगा ये नहीं बताया। वही पीरियोडिक लॉ भी मेंडलीव का है कि द प्रोपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। लेकिन पीरियोडिसिटी क्या होगा, उस पीरियोडिसिटी में ये घालमेल कर गए। इन्होंने क्लियर पीरियोडिसिटी नहीं बताया, इन्होंने बस बोल दिया कि कुछ सर्टेन इंटरवल होगा। और आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया तो 2, 8, 8, 18, 18 इस तरह का इनका पीरियोडिसिटी होता है। कभी 8 का होता है, कभी 18 का होता है। तो न्यूलैंड का यहाँ तक तो चल गया, लेकिन इसके बाद न्यूलैंड का फेल हो गया, क्योंकि इसके बाद 18 का डिफरेंस होने लगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने न्यूलैंड का पीरियोडिक लॉ पढ़ रखा है, लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ रखा है, तो वो पढ़ रखा है, तो ये समझना बिल्कुल आसान है। सब कुछ सेम कीजिए, बस उन्होंने बोल दिया था कि 8th मतलब 8th एलिमेंट का बराबर होगा। आप यहाँ बोल दीजिए बस कि रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होगा। और उस रेगुलर इंटरवल क्या होगा उसको खोलिए मत, उसको आप डिस्क्लोज रखिए। हो गया मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव का सारा फोकस था प्रॉपर्टी पे कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले को सेम ग्रुप में रखना है। तो ये आपको समझ में आया होगा। मेंडलीव जो थे उन्होंने उस समय के सारे 63 एलिमेंट को अरेंज कर दिया था अपने पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो है ये न्यूलैंड नहीं कर पाए, तो न्यूलैंड का एक और लिमिटेशन इन्होंने खत्म कर दिया कि उस समय के नॉन सभी 63 एलिमेंट को अरेंज कर दिया। और सिमिलर प्रॉपर्टी वाले ग्रुप को एक साथ रखने के लिए उन्होंने उनके सिमिलर फार्मूला ऑफ ऑक्साइड और हाइड्राइड का हेल्प लिया था। ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल से भी दिखाया और मैंने ये पीरियोडिक लॉ शुरू करने से पहले आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। होपफुली यहाँ तक समझ आया होगा आपको। अब चलिए आगे देखते हैं। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप्स थे। अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाता हूँ कि पीरियड और ग्रुप का क्या मतलब है।
ये देखिए हमारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल रो जो है वो कितने हैं, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो, तो इसी को पीरियड बोलते हैं। ये हो गया फर्स्ट पीरियड, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है पीरियड नंबर 1। उसी तरह से ये देखिए सेकेंड हॉरिजॉन्टल रो है, ये सेकेंड पीरियड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, तो टोटल 7 पीरियड है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। उसी तरह से वर्टिकल कॉलम जो है इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल 8 ग्रुप है मेंडलीव के ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पे ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल क्यों लिखा हुआ है? ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल कहने का क्या मतलब हुआ? ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल कहने का ये मतलब है कि जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था तो उस समय इनर्ट गैस या नोबल गैस का खोज नहीं हुआ था। तो फ्यूचर में जब नोबल गैस का खोज किया गया तो उनके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया गया, क्योंकि जितने भी नोबल गैस हैं वो सब सारे सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, तो उनके लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया गया। तब जाके 8 + 1 9 ग्रुप हो जाएगा, ये नोबल गैस के लिए आ जाएगा ये ग्रुप। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल का कुछ फीचर देखते हैं। फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा फीचर या मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का मेरिट भी है, अच्छाई भी है कि इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह छोड़ रखा था, कुछ वैकेंट स्पेस छोड़ रखा था, और उन्होंने बोला था फ्यूचर में यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। अब देखिए ऐसा उनको कैसे पता चल गया कि यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट आएगा? तो ऐसा उनको इसलिए पता चल गया क्योंकि उनका जो पीरियोडिक टेबल है ना वो काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच पे है। उन्होंने प्रॉपर्टी के सिमिलरिटी को मोस्ट प्रायोरिटी पे रखा ना, तो इसीलिए देखिए क्या हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए वैकेंट स्पेस है, क्यों है वैकेंट स्पेस आप इसको समझिएगा कि कैल्शियम जो है उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला मिल गया CaO, लेकिन उसके आसपास के एटॉमिक मास में कोई ऐसा एलिमेंट उनको उस समय नहीं मिला जिसका ऑक्साइड R2O3 के फॉर्मूला को रिजेंबल करता, तो इसलिए उन्होंने ये खाली छोड़ दिया। लेकिन उसके जस्ट थोड़ा ज़्यादा मास वाला जो एलिमेंट था उसका फॉर्मूला R2 जैसा मिल गया, तो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस रह गया वो मेंडलीव ने बोला कि फ्यूचर में किसी एलिमेंट का खोज होगा जो कि इस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, और इसके लिए बोला कि बोरोन के नीचे जो आएगा उसको एका बोरोन कहा जाएगा, और एल्यूमिनियम के नीचे जो आएगा उसको एका एल्यूमिनियम कहा जाएगा। एका मीन्स, एका एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मीन्स होता है फर्स्ट, मीन्स फर्स्ट बोरोन, देन जो नया एलिमेंट का खोज होगा वो। उसी तरह से यहाँ फर्स्ट एल्यूमिनियम, देन जो नया एलिमेंट का खोज होगा वो। तो बोरोन के बाद जो एलिमेंट का खोज हुआ वो स्कैंडियम था, तो इसलिए स्कैंडियम को एका बोरोन कहते हैं, और एल्यूमिनियम के बाद जिस एलिमेंट का खोज हुआ वो गैलियम था, इसलिए गैलियम को एका एल्यूमिनियम कहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज फेल इन द सेम वर्टिकल कॉलम, यानी कि ग्रुप, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। इस बात को एश्योर करने के लिए कि सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट सेम ग्रुप में आए, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़ रखा था, और उस गैप्स में फ्यूचर में एलिमेंट आए। उन्होंने प्रॉपर्टी को मोस्ट प्रायोरिटी पे रखा था कि प्रॉपर्टी से हम नहीं हटेंगे, सेम प्रॉपर्टी वाले को सेम ग्रुप में ही रखेंगे। तो इसका एक लाभ ये हुआ कि उन्होंने कुछ गैप छोड़ रखा था और फ्यूचर में एलिमेंट का खोज हुआ और उसी गैप में भराया। तो ये मेंडलीव का सबसे बड़ा मेरिट बन गया, लेकिन यही मेंडलीव का कमजोरी भी बन गया। ये दोधारी तलवार बन के आया मेंडलीव के लिए, एक अच्छाई तो एक बुराई भी लेके आया। वो बुराई ये था कि प्रॉपर्टी मिलाने के चक्कर में कुछ भारी एलिमेंट को उन्होंने हल्के एलिमेंट से पहले रख दिया, जबकि ऐसा था कि हल्का एलिमेंट पहले रखना था, भारी एलिमेंट बाद में रखना था। तो वही देखें आप कि अगेन इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी फेल इन द सेम ग्रुप, मेंडलीव प्लेस्ड फ्यू एलिमेंट इन रॉन्ग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। एग्जाम्पल में देखिए तो कोबाल्ट जो है जिसका मास ज़्यादा होता है 58.9, उसको निकेल से पहले रख दिया, जबकि निकेल का मास कम होता है 58.7। तो निकेल पहले होना चाहिए, कोबाल्ट बाद में होना चाहिए, लेकिन मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट पहले रख दिया और निकेल को बाद में। तो एक ये भी ड्रॉबैक निकल के आया मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। और ऐसा उन्होंने क्यों किया, भारी एलिमेंट को पहले क्यों रखा? तो भारी एलिमेंट को पहले इसलिए रखा क्योंकि कोबाल्ट का प्रॉपर्टी जो है वो रोडियम से मैच कर रहा था, तो उन्होंने प्रॉपर्टी को मैच कराने को प्राथमिकता दिया। यहाँ पे मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में देखें कोबाल्ट पहले लिख रखा है, निकेल बाद में लिख रखा है। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट का प्रॉपर्टी रोडियम के साथ मैच कर रहा था, तो प्रॉपर्टी के साथ इन्होंने समझौता नहीं किया। तो होपफुली यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम लोग कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा मेरिट यही था कि जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर नहीं किए गए थे वैसे एलिमेंट को भी उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया। ये मैंने अभी आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाया भी था, वही चीजें मैंने यहाँ लिख रखा है। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ प्रिडिक्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स that had not been discovered at that time। जैसे स्कैंडियम उसका उस समय खोज नहीं किया गया था।
एका बोरॉन के नाम से उन्होंने एक गैप छोड़ दिया था बोरॉन के नीचे, यहाँ कोई एलिमेंट आएगा, और वो एलिमेंट फ्यूचर में आया और उसको स्कैंडियम कहा गया। उसी तरह से एल्यूमिनियम के नीचे भी गैप छोड़ दिया था मेंडलीव ने एका एल्यूमिनियम के नाम से, और फ्यूचर में एलिमेंट का खोज हुआ और उस एलिमेंट का नाम गैलियम कहा। उसी तरह से उन्होंने सिलिकॉन के नीचे भी गैप छोड़ दिया था एका सिलिकॉन के नाम से, और फिर उसके नीचे भी एलिमेंट आया और वो जर्मेनियम कहलाया। मेंडलीव ने क्या किया कि आने वाले एलिमेंट के लिए कुछ पोजीशन वैकेंट छोड़ दिया, और उन्होंने कह दिया कि यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। और जब उन्होंने पोजीशन वैकेंट छोड़ा तो उस पोजीशन के एलिमेंट के प्रॉपर्टी का तो आइडिया था ही, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे उन्होंने एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में छोड़ा है, तो उनको ये तो आइडिया होगा ही कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा उसका प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मिलता जुलता होगा, तो इसीलिए इन्होंने प्रॉपर्टी को भी प्रिडिक्ट किया था, और इनके प्रॉपर्टी का जो प्रिडिक्शन था वो ऑलमोस्ट सही भी निकला। तो वही इनके पीरियोडिक टेबल का सेकेंड मेरिट है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। इनका एक प्रिडिक्शन मैंने एज एग्जांपल लिख रखा है, वो देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए मेंडलीव्स ने गैलियम का कुछ प्रॉपर्टी एका एल्यूमिनियम के तौर पे प्रेडिक्ट किया था। ये एका एल्यूमिनियम और गैलियम ये सेम एलिमेंट है। इनका खोज होने से पहले मेंडलीव ने इनको एका एल्यूमिनियम कहा था, जब खोज हुआ तो इसको ये गैलियम कहलाया। तो इनका 5 प्रॉपर्टी मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था। पहला प्रॉपर्टी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था कि 68 आएगा और 69.7 आया, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है अप्रॉक्सीमेटली। उसी तरह से मेंडलीव ने डेंसिटी प्रिडिक्ट किया था 5.9 और वो आया भी 5.94, एकदम काफी ज्यादा सिमिलर। मेल्टिंग पॉइंट इन्होंने कहा था कि लो होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट आया 30.2 डिग्री सेल्सियस। ओ माय गॉड, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ही ज्यादा है, ये भी लो है और काफी हद तक बहुत सही प्रिडिक्ट कर दिया मेंडलीव ने। उसी तरह से फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड और फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड मेंडलीव ने कहा था EaCl3। यहाँ पे ये जो है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एका एल्यूमिनियम के लिए ये लिखा गया है, तो वो 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, और ऐसा ही हुआ गैलियम 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर अपना क्लोराइड बनाया। और ऑक्साइड का फॉर्मूला उन्होंने बोला था E2O3 आया, और आया भी वही Ga2O3। तो मेंडलीव ने केवल पोजीशन ही नहीं प्रिडिक्ट किया, उन्होंने उनके प्रॉपर्टी को भी प्रिडिक्ट कर दिया था। तो इसलिए मेंडलीव का काफी सिग्निफिकेंट योगदान माना जाता है पीरियोडिक टेबल में। और उसके बाद मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल का तीसरा मेरिट ये है कि जब नोबल गैस का खोज किया गया, इनर्ट गैस का, तो उनको इस पीरियोडिक टेबल में रखने के लिए पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा। मतलब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ फेरबदल नहीं करना पड़ा, एक अलग से ग्रुप बना के और उसमें सारे इनर्ट गैस को रख दिया, क्योंकि सारे इनर्ट गैस सिमिलर प्रॉपर्टी वाले होते हैं। तो वो इनका तीसरा मेरिट बन गया, क्योंकि फ्यूचर में चीजें खोज की जा रही है, फिर भी वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में फिट हो जा रही हैं। तो वही है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कुड एकोमोडेट नोबल गैस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड। इट डिडंट डिस्टर्ब द ओरिजिनल अरेंजमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड द नोबल गैस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप बिकॉज दे आर केमिकली अनरिएक्टिव। सारे अनरिएक्टिव थे, सारे सिमिलर प्रॉपर्टी रखते थे, इसलिए सबों को एक अलग ग्रुप में रख दिया गया। तो ये सारे थे मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स। अब हम मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल का डिमेरिट देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं डिमेरिट्स या लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव्स ने एटॉमिक मास के आधार पे अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया था, तो ये आइसोटोप के पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि आइसोटोप किसे कहते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे आपको याद दिला देता हूँ कि सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन मास डिफरेंट हो। जैसे हाइड्रोजन है, इसका 3 आइसोटोप होता है, प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है, लेकिन इसके एक एटम का मास जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। जब एटॉमिक मास 1 होता है तो प्रोटियम बोलते हैं, 2 होता है तो इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, जब 3 होता है तो इसको ट्राइटियम बोलते हैं। तो मेंडलीव्स ने जो अपना पीरियोडिक टेबल दिया उसके अनुसार तो इन तीनों के लिए अलग अलग कॉलम होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों का मास अलग अलग है। लेकिन मेंडलीव्स ने इन तीनों को एक ही बॉक्स में रख दिया, एक ही ग्रुप, एक ही पीरियड में रख दिया, तो ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसी तरह से क्लोरीन का भी 2 एटॉमिक मास अलग अलग होता है, 35 और 37। इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए था, लेकिन सेम पोजीशन पे रख दिया, और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो द पोजीशन ऑफ आइसोटोप कुडंट बी एक्सप्लेन। अभी से ये ध्यान में रखते चलें आप कि ये जो लिमिटेशंस आ रहा है, इन्हीं को दूर करने के लिए अगला लॉ आएगा। तो इसीलिए आप इस लिमिटेशन को अच्छे से देखते चलें, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आता है।
तो अब अगला लिमिटेशन ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा था कि प्रॉपर्टी को मैच कराने के लिए उन्होंने एक बार ऐसा भी किया कि भारी एलिमेंट को पहले रख दिया और हल्के एलिमेंट को बाद में। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ सम एलिमेंट कुडंट बी एक्सप्लेन, और वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, भारी एलिमेंट को पहले क्यों रख रहे हैं। कोबाल्ट हैविंग हायर एटॉमिक मास कम फर्स्ट एंड निकेल एलिमेंट विथ स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास कम्स लेटर। अच्छा, ये दोनों लिमिटेशन जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये दोनों लिमिटेशन एक झटके में दूर किया जा सकता है। बस यहाँ पे उन्होंने मास के आधार पे जो क्लासिफिकेशन किया था ना, वो एटॉमिक मास के बदले अगर एटॉमिक नंबर कर देना, एटॉमिक नंबर, दोनों लिमिटेशन देखिए खत्म हो गया। क्योंकि हाइड्रोजन का देखिए मास तो अलग अलग है 1 2 3, लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम है 1 1 1। अगर एटॉमिक नंबर के आधार पे करेंगे तो ये तीनों एक ही पोजीशन पे आ जाएगा। उसी तरह से क्लोरीन का मास डिफरेंट है, 35 और 37 है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम है, इसका भी 17 और इसका भी 17। तो एटॉमिक नंबर के आधार पे करें तो इन दोनों का भी पोजीशन सेम क्यों है वो एक्सप्लेन हो जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ पे कोबाल्ट और निकेल है, तो कोबाल्ट निकेल, तो इनका एटॉमिक नंबर 27 है, इनका एटॉमिक नंबर 28 है। तो अगर एटॉमिक नंबर से जाएं तो ये भी एक्सप्लेन हो गया कि कोबाल्ट पहले क्यों है और निकेल बाद में क्यों है। क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करेंगे तो कम एटॉमिक नंबर वाला पहले आएगा, ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला बाद में आएगा। तो यही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हुआ भी कि उन्होंने मास को नंबर से रिप्लेस कर दिया। खैर, इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी अगर आपको समझ में ना आया हो तो ज़्यादा इसका टेंशन ना लें, बस आप लिमिटेशंस को अच्छे से समझ लें। अब हम एक और लिमिटेशन है उसको देखेंगे, फिर हमारा ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा। तीसरा और आखिरी लिमिटेशन ये है कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं डिसाइड कर पाया, करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाया। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप के साथ भी सिमिलरिटी रखता है, जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आते हैं, और हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस ग्रुप के साथ भी सिमिलरिटी रखता है। इनके अभी कुछ सिमिलरिटी को देखें तो हाइड्रोजन को उन्होंने इस वाले ग्रुप के साथ ही क्यों रखा, इस वाले ग्रुप के साथ क्यों नहीं रखा, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो। यहाँ पे सिमिलरिटी देखिए, जैसे सोडियम NaCl बनाता है तो हाइड्रोजन भी HCl बनाता है, सोडियम Na2O बनाता है तो हाइड्रोजन भी H2O बनाता है, सोडियम Na2S बनाता है तो हाइड्रोजन भी H2S बनाता है। ये तो हो गया कि इनके साथ सिमिलरिटी। अब हम हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हम कलेक्टिवली हेलोजन बोलते हैं। क्यों हेलोजन बोलते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। तो इनके साथ भी कुछ सिमिलरिटी हैं, जैसे ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 2 एटम एक साथ, F2, Cl2, Br2, I2। उसी तरह से हाइड्रोजन भी H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, NaCl, NaBr। उसी तरह से हाइड्रोजन भी देखिए NaH बना रहा है। तो इनका सिमिलरिटी जो है हाइड्रोजन का, ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम वाले ग्रुप के साथ भी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाले ग्रुप के साथ भी है। तो इसको उन्होंने यहाँ पे ही क्यों रखा, यहाँ क्यों नहीं रखा, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो वही, फ्रॉम द अबव डिस्कशन we conclude that on the basis of properties hydrogen element could be placed in alkali metal group यानी कि फर्स्ट ग्रुप as well as in halogen ग्रुप यानी कि 7th ग्रुप फ्लोरीन वाला ग्रुप, दोनों में रखा जा सकता था। दोनों से प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रहा है, लेकिन आपने फर्स्ट में ही क्यों रखा, 7th में क्यों नहीं रखा, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले में क्यों नहीं रखा, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए मेंडलीव। तो ये सारे मेंडलीव्स के लिमिटेशंस थे। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेके, जिसमें कि ये सारा लिमिटेशन जो है वो दूर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।